हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी बच्चों का प्रिंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए। उस टॉपिक का नाम है क्वेड। क्या नाम है बच्चों टॉपिक का? क्वेड। क्वेड का मीनिंग है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ओके, तो ये जो क्वेड है बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग क्वेड के बारे में जितनी भी जानकारी है उन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करके जो आज का जो हमारा सेशन है, ये जो सेशन है, इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि इस सेशन में हम लोग किन किन बातों की चर्चा करेंगे, क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो क्वेड है रिसेंट में न्यूज में क्यों है, आखिर इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है। सेकंड, हम लोग बात करेंगे इस क्वेड का बैकग्राउंड, यानी कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके टोटल मेंबर कितने हैं, उनकी बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। आपको एक बात बताना चाहूंगा बच्चों कि ये जो क्वेड है, इसका जो क्वेड का जो फॉर्मेशन हुआ है उसका बेस क्या है? इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन के जो भी सिग्निफिकेंस है इस रीजन के, उसकी बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। देन एक सवाल उठता है कि वाई नीड, आखिर क्वेड की फॉर्मेशन की नीड क्या है? तो नीड है चाइना एग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसी, यानी कि चाइना की जो एग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसी है, चाहे वो ट्रेड के सेक्टर्स में हो, चाहे वो मिलिट्री के सेक्टर में हो, तो इसको बैलेंस करने के लिए स्क्वाड को फॉर्म किया गया है। लास्ट, सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, यानी कि क्योंकि इंडिया भी स्क्वाड का एक पार्ट है, तो इंडिया के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। देन हम लोग बात करेंगे चैलेंजेस, कि ये जो क्वेड जो ग्रुप है इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस है। ओके, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले जैसे आपको बताया कि हम लोग बात करेंगे न्यूज में क्यों है, वाई इन न्यूज। ओके, तो आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के जो पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अभी वाशिंगटन की यात्रा की है 23 सितंबर को, और इसी यात्रा में उनको क्या करना था? क्वेड समिट में पार्टिसिपेट करना था। क्वेड समिट में पार्टिसिपेट करना था। अब देखते हैं कि इस क्वेड समिट में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो बच्चों आपको बताना चाहूंगा, इंडिया के नरेंद्र मोदी, यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा, एंड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, इसका सेंस क्या होगा बच्चों? इसका सेंस है कि क्वेड में कुल टोटल कितने मेंबर्स हुए? 4। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान एंड इंडिया। चलिए बच्चों, इन मेंबर्स को हम लोग मैप के माध्यम से देख लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। ये देखिए, मैप के माध्यम से देखते हैं। ये है यूएसए, एक मेंबर। दूसरा इंडिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, एंड फोर्थ वन है जापान। ओके, आप देखिएगा सभी में कितना डिस्टेंस है, लेकिन क्यों फॉर्म किया गया? इस आईपीआर रीजन के लिए। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या जानना है कि क्वेड में कितने मेंबर हैं। तो टोटल कितने मेंबर्स हैं? 4। यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। राइट नाउ उसको क्या बोलते हैं हम लोग? राइट नाउ हम बोलते हैं क्वेड। लेकिन मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा बच्चों, रिसेंटली एक कॉन्सेप्ट और आया था, वो था क्वेड प्लस। यानी कि क्वेड में कुछ और कंट्रीज थे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमको भी स्क्वाड में शामिल किया जाए। तो वो 3 कंट्रीज और कौन कौन सी हैं? वियतनाम, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। लेकिन अभी क्वेड के जो मेंबर हैं उन्होंने उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी वर्ल्ड में चर्चा होने लगी है क्वेड प्लस के नाम से। ओके,
अगर क्वेड प्लस से संबंधित कोई बात है तो कौन कौन ऐड हो जाएंगे? वियतनाम, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड। तो टोटल कितने मेंबर्स हो जाएंगे? 7। लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें तो टोटल मेंबर्स कितने हैं? ओनली 4, यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, मेंबर क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं बच्चों बैकग्राउंड की, क्योंकि अगर कोई ग्रुप फॉर्म हुआ है तो उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा, कोई ना कोई उसकी हिस्ट्री होगी। तो क्वेड की हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं, बैकग्राउंड को। क्वेड का जो फॉर्मेशन है बच्चों वो अचानक ही नहीं हुआ है कि एटेंडम हो गया कि चलिए फॉर्म करते, नहीं, बल्कि क्वेड का हिस्ट्री क्या है, आप लोगों को याद होगा कि 2004 में सुनामी आई थी। एक आप कह सकते हैं वर्ल्ड लेवल की एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, बहुत बड़ा, इसने कई कंट्रीज को डिस्ट्रॉय किया था, इकोनॉमी को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। तो जब 2004 में ये सुनामी आई तो जापान के एक प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था शिंजो अबे। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, और जापान के साथ साथ इस सुनामी में हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए 4 कंट्रीज आगे आए, यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, यानी कि ये 2004 में जब सुनामी आई थी, सुनामी में जिन जिन देशों में सुनामी आई उन देशों को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए 4 कंट्रीज ने इनिशिएट लिया, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और इन चारों ने मिलकर के ग्रुप बनाया, और इस ग्रुप का मोटिव था जिन जिन देशों में सुनामी आई है वहां लोगों को फूड पहुंचाना, मेडिसिन पहुंचाना, और कुछ जो भी हो सकता है वो सपोर्ट करना। सुनामी में ये सपोर्ट करने के बाद ये ग्रुप साइलेंट हो गया, लेकिन एक इसमें एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम है शिंजो अबे। 2007 में शिंजो अबे ने इंडिया की यात्रा की, और इन्होंने उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनसे एक रिक्वेस्ट किया, एक अपना विचार प्रस्तुत किया, आइडिया प्रस्तुत किया कि क्या हम लोग एक काम कर सकते हैं, जो ग्रुप हमने बनाया था सुनामी में हेल्प करने के लिए, क्या उस ग्रुप को परमानेंट बना लिया जाए। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसके लिए यस ओके किया, एक्सेप्ट किया। अब इसके साथ साथ इन्होंने उन 2 कंट्रीज से भी बात की, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। चारों कंट्रीज ने ओके किया। 2007 में क्वेड का फॉर्मेशन होता है। कब होता है? क्वेड का। यानी कि इस प्रपोजल को स्टार्ट किसने किया था? जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने। और 2007 में चारों कंट्रीज ने ओके किया, यस हम इस प्लेटफॉर्म को फॉर्म करते हैं, और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम लोग एक दूसरे का तो सपोर्ट करेंगे, और इसके साथ साथ जितना भी हो सकता है वर्ल्ड लेवल पे हम लोग सपोर्ट करेंगे। फॉर्मेशन हो जाता है क्वेड का इन 2007 में। ओके, और कंट्री कौन कौन से हो जाते हैं? यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वेड फॉर्म को शो करने के लिए 2007 में एक एक्सरसाइज की जाती है जिसका नाम था मालाबार एक्सरसाइज। इंडिया में ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी क्वेड की 2007 में, इसका नाम था मालाबार। कहां पर? इंडिया में, जिसमें चारों देशों की सेनाओं ने एक्सरसाइज की थी। लेकिन ये जो 2007 है, इसके बाद लगभग 10 सालों के लिए, अपकमिंग जो 10 इयर्स है, ये क्वेड का जो ग्रुप है एकदम साइलेंट हो जाता है। साइलेंट होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। कारण क्या था? चाइना। चाइना ने इस ग्रुप के जो मेंबर थे उनसे कहा कि ये जो आपने ग्रुप बनाया है वो सीधा सीधा ग्रुप मुझे चैलेंज कर रहा है, और आप लोगों ने ग्रुप जानबूझ के बनाया है ताकि आप मुझे बैलेंस कर सको। तो चाइना ने एक प्लान किया। चाइना ने एक एक करके इस ग्रुप के लोगों से बात करना शुरू किया और उनके ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट किया। सबसे पहले उसने प्रेशर डाला ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया से चाइना ने कहा कि अगर आपने इस ग्रुप में पार्टिसिपेट किया या आगे इस प्रकार के किसी भी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया तो मैं आपके साथ जो ट्रेड है
वो मैं नहीं करूंगा। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड का एक बहुत बड़ा पार्ट चाइना के साथ है, चाइना ने, ऑस्ट्रेलिया ने धीरे से अपने इस ग्रुप से अपने आप को बैक कर लिया। जापान ने भी वही किया, और इंडिया, यूएसए, उनके ऊपर प्रेशर आया लेकिन उन्होंने कोई ज्यादा जवाब नहीं दिया। लेकिन चूंकि दो एक्टिव मेंबर्स थे, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जब उन्होंने इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया तो लगभग 10 सालों के लिए ग्रुप एकदम साइलेंट हो गया। 10 सालों के लिए ग्रुप एकदम साइलेंट हो जाता है। लेकिन 2017 में फिर से एक बार इस ग्रुप को जिंदा किया गया, फिर से एक्टिव किया गया। क्यों एक्टिव किया गया, तो बात करते हैं इसके आगे। एक्टिव इसलिए किया गया बच्चों, क्योंकि इन 10 सालों में चाइना ने जो प्रेशर डाला था इन चारों कंट्रीज पे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान थोड़ा सा बैक हो गए थे, इन 10 सालों में चाइना ने इस पूरे एरिया में, इस इंडो पैसिफिक रीजन में लगातार अपना एक्सपेंशन किया। लगातार क्या किया, अपना एक्सपेंशन किया। अब बात करते हैं बच्चों, एक्सपेंशन जो पॉलिसी है चाइना की, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी चर्चा करते हैं कि इस इंडो पैसिफिक रीजन का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है, और क्यों चाइना और जो क्वाड की जो कंट्रीज हैं यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंस शो करना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ध्यान रखिएगा, इस इंडो पैसिफिक रीजन को अभी क्या कहते हैं, IPNR, लेकिन इसको पहले कहा जाता था APNR। ए मीन्स एशिया पैसिफिक रीजन। लेकिन 2018 में यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा इस रीजन का नाम दिया गया इंडो पैसिफिक रीजन। कब से, 2018 से। क्यों, क्योंकि यूएसए ने कहा कि इस रीजन में सबसे ज्यादा किसी का इंपॉर्टेंस है, वो किसका है, इंडिया का। तो इंडिया को इंपॉर्टेंस शो करने के लिए इस रीजन का नाम यूएसए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इंडो पैसिफिक रीजन। यानी कि ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि इस इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करने वाला है। ओके, प्लस सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो ये जो एरिया है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये एरिया ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको एक मैप के माध्यम से देखते हैं, आपको और आइडिया हो जाएगा मैप की। जो वर्ल्ड एरिया है, सॉरी, ये जो ट्रेड है बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग ट्रेड की बात करते हैं तो लगभग एज पर वॉल्यूम 80% ऑफ का वर्ल्ड का जो ट्रेड है, 80% जो वर्ल्ड का ट्रेड है वो कहां से होता है, इस रीजन से होता है। कहां से होता है, इस IPR रीजन से होता है। ये है वॉल्यूम। यानी कि मान के चलिएगा कि अगर हम लोग 100 kg का ट्रेड करते हैं तो 80 kg का ट्रेड कहां से होता है, इस रीजन से होता है, IPR से। तो आप समझ सकते हैं इस रीजन का कितना इंपोर्टेंस माना जाता है। सेकंड, अगर वैल्यू की बात करें तो लगभग 70% वर्ल्ड ट्रेड कहां से होता है, इस IPR रीजन से होता है। यानी कि अगर बात करें कि टोटल वर्ल्ड में 100 रुपीज का ट्रेड होता है तो लगभग 70 रुपीज का ट्रेड कहां होता है, इस IPR रीजन में, इस IPR रीजन से होता है। यानी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा IPR का कितना सिग्निफिकेंस है, कितना इंपॉर्टेंस है। सेकंड, वर्ल्ड एरिया की बात करें तो लगभग ज्योग्राफिकल 45% एरिया कहां से रिलेटेड करता है, IPR से। सेकंड, वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग अप्रोक्स 65% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है इस IPR रीजन में रहती है। सेकंड, वर्ल्ड GDP की बात करें तो 62% GDP कहां से रिलेटेड है, IPR से। तो आप इस डाटा से समझ सकते हैं इस एरिया का कितना इंपॉर्टेंस है। इसलिए चाइना और क्वाड की जो कंट्रीज हैं वो सब क्या चाहते हैं, चाइना को बैलेंस करना चाहते हैं। चाइना इन सभी ग्रुप को बैलेंस करना चाहता है।
क्यों? क्योंकि अपना वर्चस्व स्थापित, यानी कि अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए। ओके, सिक्योरिटी की बात करें तो आईपीआर रीजन क्या है? आईपीआर रीजन में लगातार पायरेटेड यानी कि समुद्री डाकुओं से, क्योंकि ट्रेड होता है तो जहाँ ट्रेड होगा तो समुद्री डाकू जो पायरेटेड है वो लगातार डिस्टर्बेंस करते रहते हैं, तो इसलिए भी इसका इस एरिया का इंपॉर्टेंस है। प्लस नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रेड तो यहाँ से होता है बच्चों, ट्रेड के साथ साथ ये जो एरिया है वो ऑयल और गैसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? इस ये जो एरिया है ऑयल एंड गैसेस के लिए बहुत रिच है, रिसोर्सेस है, तो इस रिसोर्सेस पे भी क्या है, इस रिसोर्स को भी एक्वायर्ड करने के लिए इन सभी कंट्रीज में क्या हो रहा है, लगातार स्ट्रगल हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को कि ये जो क्वेड का जो फॉर्मेशन है किसके लिए है? इस आईपीआर रीजन के, इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी सुप्रीमेसी को स्थापित करने के लिए बनाया गया है। और क्वेड को बनाया क्यों है? अब तक आपको क्लियर हो गया होगा, चाइना को बैलेंस करने के लिए। क्यों? क्योंकि चाइना इस आईपीआर रीजन में अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करना चाहता है। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि क्वेड का फॉर्मेशन हुआ है तो नीड क्यों है। तो अभी तक आपको कुछ हद तक क्लियर हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस रीजन में, इस आईपीआर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना लगातार एक्सपेंशन करता जा रहा है। ओके, यानी कि चाइना के जो एग्रेसिव एक्सपेंशन है इसको बैलेंस करने के लिए इन चारों कंट्रीज ने, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के इस क्वेड को फॉर्म किया है। ओके, सबसे पहले पॉलिसी की बात करेंगे तो इसकी एक पॉलिसी स्ट्रिंग ऑफ पल्स। स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है? चाइना ने एक पॉलिसी को स्टार्ट किया, जिसको नाम दिया था स्ट्रिंग ऑफ पल्स, और उस पॉलिसी का मेन मोटिव था इंडिया को चारों तरफ से घेरना। चलिए इसको आपको एक मैप के माध्यम से बताना चाहूंगा। ये देखिए, आप इस मैप को देखिएगा बच्चों, ये जितने आपको रेड स्पॉट दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? ये चाइना के सभी मिलिट्री बेस हैं। ठीक है, बांग्लादेश में चटगांव, म्यांमार में, श्रीलंका में, मालदीव में, पाकिस्तान में ग्वादर, ओमान में, डिजिबूती में। यानी कि चाइना ने क्या किया, क्योंकि चाइना को क्या लगता है कि एशिया में अगर कोई पावर है जो उसको बैलेंस कर सकती है, चैलेंज कर सकती है, तो उस कंट्री का नाम है इंडिया। तो उसने एक पॉलिसी बनाई कि काम करते हैं इंडिया के जितने नेबर्स हैं, इंडिया को चारों तरफ से इस तरीके से घेर लिया जाता है मिलिट्री बेस बना के, ताकि उसके ऊपर प्रेशर डाला जा सके, ताकि वो उसको चैलेंज नहीं कर पाए। तो चाइना ने क्या किया, ये सारे मिलिट्री बेस बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, इसी पॉलिसी को कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पल्स। यानी कि बेसिकली इस पॉलिसी का मोटिव क्या है? इंडिया को प्रेशर में डालना, इंडिया को प्रेशराइज करना। क्यों? क्योंकि कमिंग फ्यूचर में ये चाइना भी जानता है कि अगर वर्ल्ड लेवल पे मुझे कोई चैलेंज कर सकता है, बैलेंस कर सकता है, तो वो है इंडिया। इसीलिए अदर कंट्रीज जो है, यूएसए, यूरोप की कंट्रीज, किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं? इंडिया को दे रहे हैं, चाइना को बैलेंस करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट पॉलिसी हमने क्या डिस्कस की? स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ओके, सेकेंड में बात करेंगे हम लोग बीआरआई। ये पॉलिसी का मोटिव क्या था? इंडिया को प्रेशराइज करना। सेकंड, चाइना ने क्या किया? चाइना ने एक प्रोजेक्ट निकाला जिसको बोलते हैं बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ओके, ये जो बीआरआई, इसका जो प्रोजेक्ट है चाइना का, ये बहुत ही हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट के द्वारा चाइना पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाह रहा है, पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड रिलेशन स्थापित करना चाह रहा है। इसको भी हम लोग मैप के माध्यम से देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये चाइना है बच्चों, ये इसका बीआरआई का प्रोजेक्ट है। देखिए, लगभग पूरा यूरोप, एशिया, सेंट्रल एशिया,
इसके द्वारा कवर किया जा रहा है। ये जितना है ये लैंड रूट है, ये बच्चों सी रूट है। तो आप देख सकते हैं कि चाइना का कितना हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ओके, यानी कि चाइना क्या करना चाह रहा है, चाइना इन सारी कंट्रीज को इस प्रोजेक्ट के द्वारा कनेक्ट करना चाह रहा है। यानी आप ये भी कह सकते हैं इन सारी कंट्रीज के साथ अपने ट्रेड को बढ़ाना चाह रहा है, और ट्रेड के द्वारा भी क्या करेगा, सभी कंट्रीज को वो क्या करेगा, अपना प्रेशर डालेगा। बहुत ही हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट माना जा रहा है चाइना को, और ये कहा भी जा रहा है अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो चाइना पूरे वर्ल्ड की सबसे सुपर पावर बन करके तैयार। और देखिएगा ये जो पूरा जो बेल्ट एंड ये BRI जो प्रोजेक्ट है, इस सी रूट की बात करें तो किसको कवर कर रहा है, इस पूरे IPR को, IPR रीजन को, इंडो पैसिफिक रीजन को। ओके, तो चाइना के इस BRI प्रोजेक्ट को भी बैलेंस करने के लिए इन चारों कंट्रीज ने क्वाड का फॉर्म किया है, जापान, इंडिया, USA एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना किस तरीके से हाईली एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अंगेस्ट एंड रूल लॉ। देखिए स्टार्टिंग से क्या था, कई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का सबका एक मोटिव रहता है कि जितना भी ट्रेड हो जो सी रूट के द्वारा होता है उसमें क्या है, लॉ को फॉलो किया जाए, ताकि एक कंट्री दूसरी कंट्री को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। लेकिन चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसी है वो क्या कर रही है, इस सी रूट के जितने भी लॉ है उन सभी को क्या है, उन सभी का उल्लंघन किया जा रहा है। कैसे, एक मैप के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो एरिया है बच्चों, ये जो साउथ चाइना सी वाला जो एरिया है और ईस्ट चाइना सी वाला एरिया, चाइना क्या कर रहा है कि इस एरिया में जितने छोटे छोटे आइसलैंड है सभी को धीरे धीरे वो कैप्चर कर रहा है, और सभी पर अपना क्या बना रहा है, बेस बना रहा है। यानी कि अगर इस एरिया से कोई ट्रेड करना भी चाह रहा है तो चाइना लगातार उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बोले नहीं आप यहाँ से नहीं जाओगे, क्यों, क्योंकि ये मेरा एरिया है और यहाँ से जाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। यानी कि ट्रेड के लिए जो लॉ बनाया गया था इस लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा है चाइना, इसके लिए भी क्वेड का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है बच्चों, यानी कि अगर सीधा एक लाइन में हम लोग समझें तो क्वेड का फॉर्मेशन चाइना के इस एक्सपेंशन पॉलिसी को बैलेंस करने के लिए किया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए किया गया है। क्लियर बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे आगे सिग्निफिकेंस ऑफ क्वेड फॉर इंडिया। यानी कि क्वेड के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली, क्वेड का फॉर्मेशन किस एरिया के लिए हुआ है, इंडो पैसिफिक के लिए, वो बात कर ली। क्वेड का फॉर्मेशन क्यों हुआ है, चाइना को बैलेंस करने के लिए हुआ है, इसकी हमने बात कर ली। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इस क्वेड का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले परमानेंट सीट इन यूएनएससी। यूएनएससी का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, क्योंकि इंडिया का कहना है कि जिस तरीके से IPR रीजन में मुझे इंपॉर्टेंस दी जा रही है USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा, तो अगर क्वेड का जो ग्रुप है आगे चल करके अगर बहुत ही पावरफुल बन जाता है तो इसका मैं एक पार्ट हूं, तो मैं इन कंट्रीज और अदर्स के साथ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि मुझे क्या कीजिए, मुझे परमानेंट मेंबरशिप दिलाइए, किसमें, UNSC में। यानी कि उसका जो एक मोटिव है इंडिया का वो ये भी है क्वेड के द्वारा UNSC में एक परमानेंट मेंबर बनना। रिसेंट में कितने मेंबर से परमानेंट, 5। कौन कौन से, USA, चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस। ओके, तो ये जो 5 मेंबर्स हैं
और 10 टेम्परेरी होते हैं। तो इंडिया का लगातार ये मोटिव बना हुआ है कई सालों से कि इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य बनना। ओके, चलिए। सेकंड है बैलेंस चाइना, क्योंकि ये बात बच्चों किसी से छुपी हुई नहीं है। चाइना यानी कि इंडिया को सबसे ज्यादा चैलेंज करने वाला कौन है? चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना और इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के जम्मू कश्मीर तक लगातार डिस्प्यूट बना हुआ है। ओके, और लगातार चाइना किसी ना किसी रूप में इंडिया को चैलेंज भी करता रहता है। उसके कई मामलों में कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होते जा रहे हैं। ओके, तो इंडिया का मोटिव क्या है? इंडिया का कहना है कि अगर ये क्वाड पावरफुल होता है तो मैं क्या करूंगा? मैं चाइना को बैलेंस कर सकता हूं। क्या करूंगा? मैं चाइना को बैलेंस कर सकता हूं। तो क्वाड का सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए इस फॉर्म में भी है। थर्ड है फ्यूचर नाटो। नाटो बच्चों क्या है? नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन 1949 में हुआ था। और इसका मोटिव क्या था? यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज का ग्रुप बनाया था ये नाटो, और ये सिक्योरिटी के लिए वर्क करता है, अपने मेंबर्स की सिक्योरिटी के लिए। तो इंडिया का कहना है कि मे बी पॉसिबल आगे आने वाले समय में ये क्वाड एक नाटो की तरह फॉर्म हो जाए। तो नाटो की तरह जो वर्क करेगा तो क्या करेगा? इंडिया को इससे हेल्प भी मिलेगी और सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि नाटो अभी भी और एक समय में सबसे पावरफुल ग्रुप माना जाता था, सबसे पावरफुल ग्रुप माना जाता था। तो इंडिया भी ये क्या सोच रहा है? इंडिया सोच रहा है कि हो सकता है मे बी फ्यूचर में ये क्वाड एक नाटो का फॉर्म ले ले। ठीक है, नेक्स्ट, अपग्रेड डिफेंस टेक्नोलॉजी। जैसे नाटो की जो कंट्रीज हैं वो आपस में डिफेंस की जो टेक्नोलॉजी उनको शेयर करते हैं। तो इंडिया का भी सोचना है कि जो क्वाड की जो कंट्रीज है, क्योंकि सिक्योरिटी डायलॉग है, तो आने वाले समय में क्या होगा? सभी कंट्रीज अपनी एक दूसरे की सिक्योरिटी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, यानी कि इंडिया के जो आर्म्स हैं वो क्या होंगे? अपडेट वर्जन हो जाएंगे। फोर्थ है आफ्टर कोविड। ये सब बच्चा आप लोगों को पता ही है, इस कोविड ने पूरा का वर्ल्ड का जो सिनेरियो वो पूरा चेंज कर दिया है। और आफ्टर कोविड के बाद हो सकता है कि वर्ल्ड कैसा हो जाएगा? मल्टीपोलर हो जाएगा। मल्टीपोलर का मीनिंग होता है पूरे वर्ल्ड में किसी एक सिंगल कंट्री का सुप्रीमेसी ना हो, कई सारे हो। तो इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया आफ्टर कोविड क्या चाहता है? अपनी एक पहचान भी चाहता है, अपनी सुप्रीमेसी भी चाहता है। ओके, तो कोविड के बाद जो वर्ल्ड का जो सिनेरियो चेंज हुआ है, तो इंडिया का सोचना है कि ये कोविड के बाद का जो वर्ल्ड है उसमें क्वाड क्या करेगा? एक हो सकता है एक इंपोर्टेंट प्ले रोल अदा करे। ओके, अब जैसे अभी जो समिट हुआ था, इस समिट में कई सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई। तो सबसे पहले इसमें कोविड भी शामिल है कि कोविड में हमारा जो ग्रुप है क्वाड वो एक दूसरे का सहयोग तो करेगा, सपोर्ट करेगा, वर्ल्ड की अदर कंट्रीज का भी सपोर्ट करेगा। सेकंड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अभी जो मीटिंग हुआ है उस मीटिंग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी शेयर करने की बात की गई है। थर्ड, इसमें जलवायु परिवर्तन, एनवायरमेंट चेंज की बात की भी की गई है कि यहाँ भी हम लोग सपोर्ट करें, यानी कि क्वाड का जो प्लेटफॉर्म है वो कई सारे पॉइंट में हेल्प करने के लिए इसमें बात की गई है, समिट में चर्चा की गई थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया, कोविड के लिए हो गया, जलवायु परिवर्तन के लिए हो गया, सिक्योरिटी के लिए भी हो गया, ट्रेड के लिए भी हो गया। यानी कि ये क्वाड है जो है आगे चल करके बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप बनने वाला है। तो इंडिया अपने लिए बहुत अच्छा एस्पेक्ट इसमें ढूंढ रहा है कि क्वाड के माध्यम से मेरी पोजीशन वर्ल्ड में एक अच्छी बन सकती है और बनेगी। ये था बच्चों सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया इस क्वाड का, यानी कि इंडिया के लिए इसका क्या इंपोर्टेंस है। अब हम बात करते हैं कि चैलेंज, बात करते हैं चैलेंज, यानी कि इंडिया के लिए इसका क्या चैलेंज, यानी कि अगर इंडिया इस क्वाड में पार्टिसिपेट करता है
तो इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंज है, उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, समस्या आने वाली है। सबसे पहला है ब्रिक्स एंड एससीओ। बच्चों ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स एंड एससीओ ये भी, जिसमें इंडिया एक पार्ट है, इंडिया इन दोनों का मेंबर है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन माने जाते हैं रिसेंट में। ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका कंट्रीज हैं। एससीओ में ये संघाई कॉरपोरेशन है, जिसमें चाइना, रसिया और इंडिया भी शामिल है। तो इंडिया के लिए क्वेड का सबसे पहला जो चैलेंज हुआ आता है कि अगर इंडिया इस क्वेड का पार्ट रहता है और एक्टिव पार्टनर रहता है, तो ये जो ग्रुप है, क्योंकि इसमें मात्र इंडिया सपोर्ट में है, सॉरी इंडिया मेंबर है, बाकी अदर जो कंट्रीज हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, वो मेंबर नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज चाइना और रसिया के द्वारा किया जा रहा है कि या तो आप इस ग्रुप में रहिए या आप क्वेड में रहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि चाइना और चाइना के साथ साथ रसिया ने भी क्वेड को एक नेगेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत किया है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए। यानी कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि क्वेड में भी एक्टिव रहना और इसका भी मेंबर बनी रहना। ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन इंडिया को किसी ना किसी पॉलिसी को बनाना पड़ेगा या कोई ना कोई इसका आइडिया निकालना पड़ेगा कैसे दोनों में एक्टिव रहा जाए, ब्रिक्स में भी, एससीओ में भी और क्वेड में भी। ये सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए। सेकंड है रिलेशन विद रसिया, क्योंकि रसिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने भी क्वेड को एक नेगेटिव फॉर्म बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं बननी चाहिए, इस तरीके से ग्रुप नहीं बनने चाहिए। और आप इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि पुतिन ने इंडिया को एक वार्निंग भी दी कि आप ऐसे किसी, अगर कोई कंट्री ऐसे ग्रुप का कोई मेंबर होता है तो वो नेगेटिव है। तो अगर इंडिया क्वेड का एक्टिव पार्टनर रहता है तो रसिया के साथ रिश्ते कैसे निभाएगा, दूसरा चैलेंज। तीसरा, चाइना के साथ भी, क्योंकि देखिए इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड भी है, इंडिया के चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, और भी कई सारे बिंदुओं पे इंडिया और चाइना के बीच में स्ट्रगल चलता रहता है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के रिलेशंस को सुधारने का प्रयास करते रहते हैं। अब समस्या ये आ रही है क्योंकि चाइना ने सीधा सीधा ये डिक्लेयर किया है कि ये जो क्वेड का जो फॉर्मेशन है वो मेरे अगेंस्ट है, मुझे बैलेंस करने के लिए किया गया है। तो जब इंडिया इसका पार्ट है तो इंडिया और चाइना के रिलेशन में भी असर पड़ेगा, इम्पैक्ट आएगा। तो चाइना, इंडिया कैसे अपने रिलेशन भी बनाए रखता है और क्वेड का भी एक्टिव पार्टनर रहेगा, एक ये भी चैलेंज है। नेक्स्ट, एक समस्या और भी है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आईपीआर रीजन में। तो नाटो के बारे में, जो नाटो ग्रुप था, क्योंकि इंडिया क्या कह रहा है कि फ्यूचर में नाटो बन सकता है, इस नाटो का ये देखा गया कि आगे चल करके यूएसए के द्वारा मिसयूज किया गया था। 1949 में नाटो का फॉर्मेशन हुआ, तो यूएसए ने अपने फायदे के लिए नाटो का कई बार मिसयूज किया है। तो इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि अगर ये फ्यूचर का नाटो बन जाता है तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि यूएसए इसका मिसयूज करे। एक चैलेंज ये भी है कि यूएसए को इस क्वेड ग्रुप का मिसयूज करने से रोकना, एक ये भी बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट, एक अभी ग्रुप बनाया जिसका नाम है ऑकस। क्या नाम है? ऑकस। इस ऑकस में इंडिया नहीं है, लेकिन कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और यूएसए। इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है ऑकस, और ये बेसिकली न्यू सिक्योरिटी पैक्ट है। इन तीनों कंट्रीज के द्वारा एक सिक्योरिटी पैक्ट, सुरक्षा संबंधी एक समझौता किया है। किस किस के द्वारा? यूके के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, यूएसए के द्वारा। तो इंडिया के कुछ जो एनालिस्ट हैं और जो लोग विचारक हैं, उनका कहना है कि अगर ऑकस का फॉर्मेशन हुआ है तो क्या क्वेड के फॉर्मेशन में इस पर इंपैक्ट आएगा? कोई ऑकस का भी मोटिव क्या है? सिक्योरिटी। तो क्या यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया का जो ऑकस ग्रुप है, ये ग्रुप क्वेड को चैलेंज कर सकता है? तो एक ये भी बड़ा सवाल है, और ये रिसेंट की घटना है, इसी वर्ष की, इसी साल की घटना है ऑकस।
तो क्या ये ऑकस क्वेड के इंपोर्टेंस को कम करेगा, सपोर्ट करेगा? ये आगे आने वाला भविष्य ही बताएगा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि नो डाउट ऑकस स्क्वाड के ग्रुप पर इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि अगर यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने यूके के साथ मिलकर के ऑकस को बढ़ाना शुरू किया तो क्वेड पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये जो सारे चैलेंजेज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंजेज है, और इनका सॉल्यूशन कैसे करना है ये इंडिया को देखना पड़ेगा। ओके बच्चों, चलिए एक रिकैप देख लेते हैं अभी तक हमने जो डिस्कस किया है। हमने क्या डिस्कस किया है? आज हम लोगों ने क्वेड के बारे में जानकारी प्राप्त की है, और इस सेशन में हमने क्या किया? हमने देखा कि ये क्वेड न्यूज में क्यों है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने समिट में पार्टिसिपेट किया। दूसरा, इसका बैकग्राउंड देखा हम लोगों ने कि इस स्क्वाड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके कितने मेंबर्स हैं, उसकी बात की हम लोगों ने। देन ये जो क्वेड का जो फॉर्मेशन हुआ है किसके लिए हुआ है? इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। तो हमने इंडो पैसिफिक रीजन के सिग्निफिकेंस देखे कि इस एरिया का इंपोर्टेंस क्यों है। नेक्स्ट, अभी सवाल उठता है कि इस क्वेड की नीड क्यों पड़ी? तो हम लोगों ने उत्तर भी देखा इसका कि चाइना सबसे बड़ा रीजन है। चाइना को बैलेंस करने के लिए, चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी को बैलेंस करने के लिए इस क्वेड को फॉर्म किया गया। नेक्स्ट हमने देखा सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, यानी कि इस क्वेड ग्रुप का इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। और लास्ट में हमने देखा कि इंडिया के लिए चैलेंज क्या है, यानी कि इस क्वेड ग्रुप को कंटिन्यू करने के लिए इंडिया को क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, इसी तरीके से और भी सेशन आप लोगों के बीच हम लोग लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।